नई नई शादी थी, 2 माह भी अभी पूरे नहीं हुए थे। नया शहर, नया घर, नई गृहस्थी, नई दुल्हन, नया दूल्हा। नहीं, दूल्हा नया नहीं था, दूल्हा तो पुराना था। कौस्तुभ एक बार पहले भी दूल्हा बन चुका था। उसने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया था। हाँ, पर उसकी यही सच्चाई काबिले तारीफ थी कि उसने निशी से कुछ भी नहीं छिपाया था। उसने निशी और उसके घर वालों को पहले ही बता दिया था कि उसकी पहली शादी घर वालों द्वारा अरेंज्ड मैरिज थी। शर्मिष्ठा यानी उसकी पहली पत्नी और कौस्तुभ दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी। मेंटल लेवल तो दोनों का बिल्कुल ही अलग था। वो एक गांव से थी, उसकी सोसाइटी में मूव करना ही नहीं जानती थी। आईक्यू भी बहुत लो था, कुछ भी सीखने समझने की ना तो क्षमता थी और न इच्छा शक्ति। कौस्तुभ की अधिकतर बातें तो उसके सिर के ऊपर से ही निकल जाती थी। दुखियारा सा कौस्तुभ जब उन दोनों के किस्से बताता तो बहुत सहानुभूति होती थी निशी को कौस्तुभ से। इतने हाई आईक्यू का इतना स्मार्ट लड़का और ऐसी गंवार पत्नी पल्ले मर दी गई थी बेचारे के। ऐसे में वही हुआ जो होना था। साल भर पूरा होते न होते दोनों अलग हो गए थे। शुक्रवार शाम से ही निशी का मूड ऑफ था। कौस्तुभ ने उसे बताया था कि इस वीकेंड पर उसके ऑफिस में 2 दिन के इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है। निशी का गुस्सा जारी था। पूरी सप्ताह जमकर काम करने के बाद वीकेंड पर ही तो आदमी रिलैक्स कर पाता है। अब जब पूरे समय तुम ही घर पर नहीं होगे तो मैं क्या करूंगी। कौस्तुभ ने उसको बड़े प्यार से मना लिया था। जानू, मूड क्यों ऑफ कर रही हो? चलो तुम्हें कहीं बढ़िया जगह घुमा कर लाता हूँ। सच? चहक उठी थी निशी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, कौस्तुभ ने उसे प्यार से समझाया था। अच्छा, कहाँ जाएंगे हम? निशी ने पूछा था। यही तो बिग सरप्राइज है मैडम, कौस्तुभ ने उसे बाहों में भरते हुए कहा था। 2 माह की शादी में निशी स्वयं को सचमुच किसी रानी से कम नहीं समझने लगी थी। कौस्तुभ ने दिया ही उसे इतना अधिक प्रेम था। उसके नाज नखरे उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। कल्पनाओं का स्वप्न लोक जैसे वास्तविकता का धरातल बन गया था निशी के लिए। शनिवार की अलसाई सी सुबह थी। कौस्तुभ वर्कशॉप के लिए ऑफिस जा चुका था। जमुना भी अपना काम निपटा कर जा चुकी थी। अब कुछ देर आराम से सोएगी वो सोचकर निशी बेड में घुसी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी थी। जब तक वो दरवाजे तक पहुंची, घंटी 3 बार और बज चुकी थी। लगता था कोई बहुत जल्दी में है। निशी खींच उठी थी। अरे आ तो रही हूँ भाई, ऐसी भी क्या बेसब्री है, कहते हुए उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक लड़की तेजी से अंदर आई और भीतर से बंद कर जल्दी से चिटकनी चढ़ा ली। अरे अरे, कौन हो तुम? निशी दरवाजा वापस खोलने को हुई, पर उस लड़की ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। फिर गंभीर स्वर में बोली, देखो हम दोनों के पास समय बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम शर्मिष्ठा है। तुमसे पहले कौस्तुभ ने मुझसे भी शादी की थी। कहकर शर्मिष्ठा ने निशी की ओर 2 पल रुककर देखा, जैसे उसका रिएक्शन देखना चाह रही हो। ओह, तो तुम हो। निशी ने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे देखा। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे बारे में, कौस्तुभ ने खुद मुझे सब कुछ बताया है। आज देख भी लिया। शर्मिष्ठा बोली, देखो कौस्तुभ एक बहुत ही डेंजरस आदमी है। ही इज अ क्रिमिनल। वो लड़कियों से प्रेम और शादी का नाटक करके फिर उन्हें इधर उधर यूज करता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तुम्हारा भी नंबर आएगा ही। मेरी बात का भरोसा ना हो तो देख लेना, कुछ ही दिनों बाद वो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा, मे बी थाईलैंड। कान खोलकर सुन लो, अगर वो थाईलैंड ले जाने को कहे तो भूल कर भी मत जाना। एक बार वहां पहुंच गई तो फिर अपने आगे की जिंदगी के बारे में तुम खुद ही सोच सकती हो। इतनी तो अवेयरनेस होगी ही ना तुम्हें। ओह, तो कौस्तुभ खुद ही मुझे अपना नेगेटिव पॉइंट बताएगा कि वो पहले ही एक शादी कर चुका है। अच्छा, तो मिस इंटेलिजेंट वो ऐसा करेगा क्यों? अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि बस यही एक बात नेगेटिव है उसमें, बाकी सब कुछ उसमें बहुत अच्छा है। सामने वाले की सिंपैथी गेन करने के लिए, जैसे अभी तुम्हारे साथ हो रहा है।
क्रोध और विवशता से निशी का चेहरा लाल हो चुका था। बोली, अगर इतनी ही मेरी चिंता थी तो अभी तक कहाँ थी तुम? शादी होने के पहले ही क्यों नहीं रोका? और पुलिस के पास क्यों नहीं गई तुम? शर्मिष्ठा दुखी सी लगी। बोली, देखो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है अभी, हम पूरी तरह से खुद ही श्योर नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है पुलिस अकेले मेरी बात नहीं सुनेगी। बस इसीलिए मैं अपने लेवल पर ही इतना करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौस्तुभ किसी और लड़की को यूज ना कर पाए। हो सकता है उसके साथ यहाँ और भी लोग मिले हों, शायद ऊपर और भी बड़े लोगों का हाथ हो सकता है बड़ा गैंग हो या कुछ भी हो सकता है। हम तुम अकेले इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। पर इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि इनके झांसे में ना आकर खुद को बचा लें। बिलीव मी, कौस्तुभ ने अपनी फर्स्ट वाइफ को थाईलैंड ही पहुंचाया है। मैं एक्चुअली उसकी सेकंड वाइफ हूँ। बहुत हिम्मत करके अपने 2 दोस्तों की मदद से केवल तुम्हें बचाने के लिए ही यहाँ आई हूँ। हमें पता चला कि कौस्तुभ को अभी पूरा दिन ऑफिस में ही लगेगा, इसलिए हमने चांस लिया था कि शायद तुम आज इसी घर में मिल जाओ। अब तक निशी का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उसका हाथ उस लड़की के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए हवा में लहराया ही था कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसे विश्वास नहीं करोगी, थोड़ा धीरज रखो। जब वो तुम्हें लेकर बाहर जाने की बात करेगा तब खुद ही विश्वास आ जाएगा। शर्मिष्ठा ने अपने पर्स से कलम और कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और निशी की मुट्ठी में दबा दिया। बोली, ये मेरे 2 दोस्तों के नंबर है, कुछ उन जगहों के नाम भी हैं जहां कौस्तुभ अपनी फर्स्ट वाइफ को पहुंचा चुका है। जब भी चाहो अपने राजकुमार की असलियत पता कर सकती हो, पर ध्यान रहे जो भी करना हो उसे कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना अपनी सलामती की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अभी ही वापस अपने शहर चली जाऊंगी। जाते जाते फिर निशी की तरफ घूमकर बोली, देखो मैं सिर्फ तुमको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए इतना खतरा मोड़ लेकर यहाँ आई हूँ। थिंक केयरफुली, डोंट एक्ट लाइक एन ऑस्ट्रिच एंड जस्ट बरी योर हेड इन द सैंड। जाग जाओ बेवकूफ लड़की। जब तक निशी कुछ सोच पाती, शर्मिष्ठा वहां से जा चुकी थी। विवशता और अपमान से निशी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। बाप रे, क्या हिम्मती लड़की थी, मेरे ही घर में आकर मुझसे ही मेरे ही पति की बुराई कर रही थी। अपनी असलियत का पता नहीं और दूसरे पर दोषारोपण कर रही है मैडम। कुछ देर और रुकती तो शायद मैं उसके साथ हाथापाई ही कर रही होती। थोड़ी देर बाद पूर्ण रूप से निश्चिंत हो चुके थे निशी। उस लड़की की बातों पर किंचित मात्र भी भरोसा नहीं करना था उसे। कौस्तुभ का प्यार ही तो सबसे बड़ा खजाना था निशी का, और अपने इस खजाने पर अटूट विश्वास था उसे। आने दो आज कौस्तुभ को, सब बताएगी उसे, फिर मजा आएगा। देखिए क्या कहता है। 8:30 बज चुके थे। कौस्तुभ अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। देर होने से निशी का जी घबराने लगा था। क्या करे, किससे पता करे। आश्चर्य है, उसके पास अभी तक कौस्तुभ के किसी भी नाते रिश्तेदार, दोस्त या ऑफिस वालों तक का नंबर नहीं था। अब समझ में आ रहा था कि मम्मी क्यों परेशान हो रही थी कि इतनी दूर अकेले कैसे रहेगी, इतनी दूर देश के उस कोने में जहां हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। तब उसने मम्मी की बात को हंसी में उड़ा दिया था कि अरे मम्मी, कौस्तुभ तो होगा वहां, उसके होते हुए मुझे किसी और के सहारे की क्या जरूरत है। लगभग 20 मिनट बाद कौस्तुभ आया। बेहद थका सा लग रहा था। निशी को उस पर दया हो आई। कितनी मेहनत करता है बेचारा। कौस्तुभ, तुम अकेले इतनी मेहनत करते हो, अब मैं भी कोई जॉब देखूंगी, फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प किया करूंगी। कौस्तुभ देर तक उसे देखता रहा था। बड़े प्यार से बोला, इतना प्यार करती हो मुझसे? और नहीं तो क्या, वो इठलाई थी। अच्छा, तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि बंदा मेम साहब को कहीं अच्छी सी जगह घुमाने ले जाए। सच? वो खुशी से झूम उठी थी। जी, और बंदा लेकर जाएगा। कहाँ जाएंगे हम? उसने चहक कर पूछा था। थाईलैंड। ये नाम जैसे गूंज गया था निशी के कानों में। चेहरा उतर सा गया था उसका। क्या हुआ?
कौस्तुभ पूछ रहा था। कहाँ खो गई? नहीं, मुझे थाईलैंड नहीं जाना। पहले मुझे अपना इंडिया ही घुमा दो। पहले मुझे दिल्ली बम्बई ही घुमा दो ना। हाँ, वो भी घूम लेंगे, परेशानी किस बात की है? और कौस्तुभ ने बत्ती बुझा दी थी। कुछ ही मिनटों के पश्चात कौस्तुभ गहरी नींद में डूब चुका था। पर सुबह के शर्मिष्ठा के बोल और उसके बाद कौस्तुभ का अभी अभी बोला गया यह एक शब्द थाईलैंड निशी की नींद हर चुके थे। बेचैनी बढ़ी तो उठकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। अब मन मस्तिष्क में तरह तरह की आशंकाओं कुशंकाओं ने आकार लेने आरंभ कर दिए थे। इधर दिल ने तत्क्षण अपनी भावनाओं की पैरवी करनी शुरू कर दी थी। निशी यूं हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करते। अपने इतने सुखी और संतुष्ट वैवाहिक जीवन को संशय में मत डाल। वो लड़की जेलस है तुझसे। ये कौस्तुभ ही तो है जिसने हर कदम पर तेरा साथ दिया है। ऐसे इंसान पर जिसने तुम सबके लिए इतना कुछ किया, उस पर तो शक तक करना शर्म की बात है। तुम इतनी कृतज्ञ कैसे हो सकती हो? पर मस्तिष्क ने अभी भी अपनी असहमति की ही मुहर लगा रखी थी। दबे पांव अंदर जाकर वो कौस्तुभ का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला बैग उठा लाई। छोटे कमरे में जाकर चिटकनी अंदर से बंद कर सारे पेपर्स देख डाले, पर कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ही थे उसमें। वापस रखने ही वाली थी कि एक आखिरी पेपर में नजर कुछ चौंक गई। कुछ नाम वही थे जो शर्मिष्ठा ने लिखे थे। उसके बाद तो और भी कई नाम संदेह के घेरे में आ गए। इसके बाद सुप्तावस्था में पड़े मस्तिष्क को जागृत होने में अधिक समय नहीं लगा। अब उसने एक दूसरे नजरिए से सारी स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। वे लोग एक छोटे से शहर से आए थे, इसलिए रहन सहन, तौर तरीके, समझबूझ सब कुछ उसी हिसाब से ही था। इन परिस्थितियों में निशी स्वयं को खासकर कॉलेज में बहुत कमजोर, बहुत वल्नरेबल महसूस करती थी। ऐसे समय में अचानक ही एक देवदूत की तरह कौस्तुभ उसके जीवन में प्रकट हुआ था। उसका वही कहना जो निशी सुनना चाहती थी, वही सुनना जो निशी कहना चाहती थी, निशी को पूर्ण रूप से कौस्तुभ पर निर्भर बना गया था। फिर तो धीरे धीरे पूरा परिवार ही कौस्तुभ पर पूरी तरह से आश्रित हो गया था। सोनू का दाखिला कहाँ होना चाहिए, पिताजी को किस एरिया में दुकान खोलने से अधिक मुनाफा होने की उम्मीद है, माँ के लिए किस रंग की साड़ी खरीदनी चाहिए, उसे कॉलेज में किन लोगों से दूर रहना है और किन लड़कियों से दोस्ती कर सकती है। ऐसी छोटी से छोटी बातों में कौस्तुभ की ही राय सर्वोपरि थी। कह सकते हैं वह उन सब के लिए एक ड्रग बन चुका था। अचानक चौंकी थी निशी। अरे, कौस्तुभ ने तो कहा था कि शर्मिष्ठा गांव की लड़की थी और उसकी बातें ही नहीं समझ पाती थी। पर ये जो लड़की आई थी वो तो काफी स्मार्ट थी, अंग्रेजी भी बोल रही थी। इसका मतलब कौस्तुभ की बात पूरी तरह से सच नहीं थी। एक बात और उसे ध्यान आई कि पापा ने एक बार उससे यह क्यों कहा था कि यह लड़का जैसा दिखाता है वैसा है नहीं। वो कुछ और भी कहने जा रहे थे, पर तभी कौस्तुभ वहां आकर बैठ गया था और उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था और वे चुप हो गए थे। उसके बाद निशी को उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि उनकी सर्जरी शुरू हो गई थी। और उसके बाद तो मन मस्तिष्क पर जबरन डाली गई कृत्रिम प्रेम की चादर को निशी ने एक झटके से हटा दिया। कुहासा छट गया था। समझ आ गया कि वह वास्तव में कौस्तुभ द्वारा मैनिपुलेशन की शिकार हुई थी। जिसे वह कौस्तुभ का प्यार या अपने लिए दीवानापन समझ रही थी, वह सब तो उसकी मैनिपुलेशन स्ट्रेटजीज थी। अब इन परिस्थितियों में, इस अनजान प्रदेश में निशी अकेले कैसे क्या करे, किससे मदद ले? वो ये तो अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि वो एक चक्रव्यूह में फंस चुकी थी, परंतु यह नहीं समझ पा रही थी कि उस चक्रव्यूह का भेदन कैसे करे, उससे बाहर कैसे निकले। असहनीय दुख, अपमान और पीड़ा से निशी टूट सी रही थी। इस तथ्य को आत्मसात करना कि वो छली गई है, वो भी उसके द्वारा जिससे उसने प्रेम किया था, आसान नहीं था, बहुत पीड़ादायक था। रात्रि के उस नीरव अंधकार में निशी का घुटा घुटा निशब्द रुदन
किसी का भी हृदय कंपा सकता था। थोड़ा संभलने के पश्चात वह आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई। कमरे में जाकर धीरे से बैग वापस उसी तरह से रख दिया। ड्राइंग रूम में आ टीवी ऑन किया। कौस्तुभ का फेवरेट महाभारत सीरियल स्वतः चालू हो गया। वह सोफे पर आ लेटी, हत्थे पर कुशन रखकर सिर उस पर टिका लिया। बाई बाह उल्टी करके बंद आंखों पर टिका ली। दाहिने हाथ में रिमोट था। उसने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया ताकि कौस्तुभ की नींद न खुल जाए। पर निशी के चौकस कानों में युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के मध्य हो रहे वार्तालाप की ध्वनि आ रही थी, स्पष्ट, बोधगम्य। श्री कृष्ण पितामह से कह रहे थे, जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर ही लिया जाता है। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः। युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। अब जो भी करना था निशी को ही करना था, स्वयं के बलबूते पर। वो उठी, अपने एक भरोसेमंद दोस्त को, जो माँ के शहर में उनके पास के ही घर में रहता था, व्हाट्सएप किया कि सुबह उठते ही उसके घर जाए और बिना देरी किए माँ का सारा सामान किसी की सहायता लेकर पैक करवा ले, और तुरंत ही उसके एक दूर के मामा जी, जिनके बारे में कौस्तुभ को नहीं पता था, उनके घर भिजवा दे। बाकी सारी बातें वो बाद में बताएगी। यही बात समझाते हुए उसने माँ को भी मैसेज कर दिया। इसी तरह का दूसरा मैसेज उसने सोनू को किया कि कुछ समय के लिए वह तुरंत हॉस्टल छोड़ दे और अपने किसी दोस्त के घर शिफ्ट हो जाए। बाकी सारी बातें वह बाद में बताएगी। सोनू के स्कूल मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट भेजी कि सिक्योरिटी के कारणों के चलते किसी को भी यह न बताया जाए कि सोनू कहाँ गया है। इसके बाद उसने शर्मिष्ठा को व्हाट्सएप किया कि उसे यानी निशी को शर्मिष्ठा की बात का भरोसा है और वो उसकी मदद लेना चाहती है। हालांकि इस विषय में वह अभी भी थोड़ी दुविधा में थी कि शर्मिष्ठा सच कह रही है या नहीं, पर और कोई रास्ता ही नहीं था निशी के पास। प्लान के मुताबिक पहला कदम था कि कौस्तुभ को यह भनक भी नहीं लगने देनी थी कि वह कुछ समझ चुकी है, और दिखाना यह था कि वो घूमने जाने के लिए एक्साइटेड है। फ्लाइट कल सुबह की थी। आज सुबह यानी संडे को कौस्तुभ वर्कशॉप के लिए घर से जा चुका था। कहकर गया था कि रात को आने में देर हो जाएगी, फिर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल लेंगे। यानी सिर्फ आज का दिन था उसके पास। सामान तो सूटकेस में पैक्ड था ही। उसने जल्दी जल्दी अपना बाकी कीमती सामान भी सूटकेस में डाल लिया। थोड़ी ही देर में शर्मिष्ठा और उसका दोस्त पहुंच गए थे। उन लोगों की मदद से ट्रेन में बैठी निशी अब चली जा रही थी दूर एक शहर में, जहां उसे नए सिरे से अपनी एक नई और सुरक्षित दुनिया बसानी थी, अपनी माँ और भाई सोनू के संग। और हाँ, सबसे जरूरी, इस कौस्तुभ नाम के शख्स को भी तो शर्मिष्ठा और पुलिस के संग मिलकर अच्छी तरह से मजा चखाना था, जिससे भविष्य में वह और किसी के जीवन के संग खिलवाड़ ना कर सके। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।